एक और मुस्लिम मुल्क में नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है और वो है बांग्लादेश। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश का जिम्मा मोदी संभाल लेंगे, बांग्लादेश को तो मोदी देख लेंगे, तब से बांग्लादेश की यूनुस सरकार की नींद उड़ी हुई है। बांग्लादेश में अब शेख हसीना की वापसी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं और इसी बीच शेख हसीना का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भी आ गया। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपने लोगों से वादा किया है कि वो वापस लौटेंगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकवादियों का मुल्क बना दिया है। शेख हसीना का कहना है कि 5 अगस्त को उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन भगवान ने उन्हें इसलिए बचाया ताकि वो वापस लौटकर इंसाफ कर सकें। लेकिन क्या शेख हसीना की वापसी इतनी आसान होगी और आखिर बांग्लादेश में आने वाले दिनों में क्या क्या होने जा रहा है, देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को खुली छूट दी और मोदी ने बांग्लादेश का इलाज शुरू कर दिया? ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश मोदी के हवाले और बांग्लादेश में काम शुरू हो गया। क्या मोदी ने शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश वापस भेजने का प्लान शुरू कर दिया है? क्या मोदी शेख हसीना के हाथों में फिर से बांग्लादेश की सत्ता देने का प्लान बना रहे हैं? यह कोई कोरे और काल्पनिक सवाल नहीं है। ये बातें कागजी कल्पनाओं में नहीं हो रही हैं। इसके पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 14 फरवरी को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश मोदी संभाल लेंगे। और ठीक 3 दिन बाद 17 फरवरी को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कसम खा ली कि वो अपने मुल्क लौटेंगी और सारे अन्यायों का बदला लेंगी। इस 9 मिनट के वीडियो को देखकर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के सारे जिहादियों का पसीना छूटा हुआ है। कल से वो लगातार छुप छुप कर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में शेख हसीना ने बांग्लादेश के आतंकवादियों से बदला लेने की कसम खाई है। असल में कल शेख हसीना ने जूम लिंक पर बांग्लादेश में हाल ही में मारे गए 5 पुलिस वालों के घर वालों से मुलाकात की। इस लिंक पर शेख हसीना की आवाज सुनाई दे रही थी और जो पीड़ित परिवार हैं वो दिख रहे थे। इस बातचीत में शेख हसीना ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। जैसे शेख हसीना ने कहा कि आप सब लोग एक रहें, मैं वापस आऊंगी। हसीना ने कहा, मैं अपने शहीदों का बदला लूंगी, ये मेरा वादा है कि मैं इंसाफ करूंगी। कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मुझे लगता है कि ये किसी वजह से हुआ है। शेख हसीना ने यह भी कहा कि उन्होंने मुझे पहले भी मारने की कोशिश की और 5 अगस्त को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं जिंदा बच गई, सिर्फ इसलिए ताकि मैं वापस लौट सकूं और इंसाफ कर सकूं। आगे शेख हसीना ने कहा कि यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकवादियों का मुल्क बना दिया है, उसे सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अब जरा शेख हसीना की बातों को 5 अगस्त 2024 की इन तस्वीरों के सहारे याद कीजिए। शेख हसीना कह रही हैं कि 5 अगस्त को उन्हें मारने की कोशिश हुई थी, यानी कि अगर शेख हसीना उस दिन ढाका में रह जाती तो जिहादियों की ये भीड़ उन्हें मार डालती। बड़ी मुश्किल से शेख हसीना अपनी जान बचाकर भागी थी। पहले वो हेलीकॉप्टर से भारत आई और फिर उन्हें दिल्ली में किसी अननोन लोकेशन पर रखा गया। बांग्लादेश की तरफ से लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की डिमांड हो रही है, लेकिन भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया है और अब शेख हसीना कसम खा रही हैं कि वो बांग्लादेश के गुनहगारों से बदला लेंगी। আমাদের সংগ্রাম চালাতে হবে। আর এই যে সরকার এই ধরনের মানুষ হত্যা করে এবং হত্যাকারীদের লালন পালন করে এবং জঙ্গি সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে দেশটাকে আজকে একেবারে জঙ্গির দেশে পরিণত করেছে, একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। এই পুলিশকে যেভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, এর থেকে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন আর কি হতে পারে? এবং এই ইউনূস সে এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে সে দায়বদ্ধ, কাজী একদিন তার বিচারও বাংলাদেশে হবে। এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে তার বিচার করা হবে। बांग्लादेश की जिहादी ताकतें जानती हैं कि अगर शेख हसीना को वापसी का मौका मिल गया तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए वो शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ एक दूसरे ही प्लान पर काम कर रहे हैं। पहले बांग्लादेश के जिहादी संगठनों ने छात्रों के पीछे छिपकर
5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश से बेदखल किया और अब यही जिहादी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर अवामी लीग जिंदा रही तो फिर शेख हसीना की कभी भी वापसी हो सकती है। वैसे अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग को मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत पहले ही बैन कर चुकी है और अब ये डिमांड की जा रही है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को भी बैन कर दिया जाए। এই যে আওয়ামী লীগের যে প্রশ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আওয়ামী লীগের রিহেবিলিটেশন বিভিন্নভাবে করার একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে, কিভাবে তাদেরকে নির্বাচনে আনা যায়, তাদের ছাড়া নির্বাচন কি গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যেটা খুবই দুঃখজনক। আমরা এই বিষয়টির সমাধান 5 আগস্ট করেছি এবং মানুষ 5 আগস্টই রায় দিয়েছে এবং একটা দল কতটা জনবিবর্জিত হতে পারে যার ফলে সেক্ষেত্রে তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। আমরা যখন মিডিয়াতে দেখি আমরা কিন্তু দেখি যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ ত্যাগ করেছেন এভাবে লেখা হয়, কিন্তু আসল সত্যটা হচ্ছে উনি দেশ থেকে পালিয়েছেন। একটা দেশ থেকে কত জনবিবর্জিত হলে একটা দেশ থেকে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিরল নজির। वैसे भी बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने शेख हसीना की पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों से पहले से ही बदला लेना शुरू कर दिया था। इस वीडियो में दिख रहे लोगों को ध्यान से देखिए, ये कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है, बल्कि ये अवामी लीग के वो नेता हैं जिनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो शेख हसीना के खास हैं। इनको जबरन झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया, कई मुकदमे दर्ज किए गए और अब इन्हें जेल में सड़ाया जा रहा है। ज्यादातर लोगों की उम्र बहुत ज्यादा है, वो शारीरिक रूप से भी अक्षम दिखते हैं। इनमें कोई पूर्व मंत्री है, कोई ब्यूरोक्रेट है या जज है। यही बांग्लादेश की हकीकत है। इसीलिए शेख हसीना अब अपने लोगों के बदले की बात कर रही हैं। তারপরেও এই পরিবারগুলি, এই বাচ্চাগুলি এবং আরো তো বহু পুলিশ মারা গেছে, তাদের সকলের খোঁজ নেওয়া এবং যখন আমি দেশে ফিরতে পারবো ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা পরিবারের যা যা লাগে সব সহায়তা আমি দেব আর হত্যাকারীদের বিচারও করব। বোধহয় ওই জন্যই বোধহয় আল্লাহ বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে, সেটাই আমি মনে করি। কাজেই আমি এটুকু তাদেরকে কথা দিতে পারি যে এই ধরনের অপরাধে যারা জড়িত, ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত এবং এখন পর্যন্ত দেশকে যারা জঙ্গির দেশে পরিণত করে একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। वैसे भी जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की ताजपोशी हुई है, बांग्लादेश के हालात बहुत खराब हो गए हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। बांग्लादेश के ऊपर महंगाई का चारों तरफ से अटैक हो गया है। बांग्लादेश में दाल, चावल, आटा, मसाले, फल, सब्जियां सब कुछ महंगा हो गया है। सरकार को अपनी तरफ से ऐसे ही राशन बांटना पड़ रहा है। ये बांग्लादेश की कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ बांग्लादेश ने सस्ते राशन की सेल लगाई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई है। सस्ते के नाम पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी कितनी मुश्किल या आसान है। ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जिहादियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों का ही राज है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में इसी साल चुनाव अनाउंस हो सकते हैं। पहले ही बांग्लादेश के तमाम कट्टर संगठन जमात इस्लामी के अंडर हाथ मिला चुके हैं। बांग्लादेश में 2 बड़ी पार्टियां और हैं, शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। अवामी लीग पर तो बैन लगाने की मांग हो ही रही है, लेकिन अब इस्लामिक जिहादी बीएनपी के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं। और जिन छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, अब वो सारे छात्र संगठन मिलकर एक पार्टी बना रहे हैं। कोशिश ये है कि बांग्लादेश की सत्ता पर इसी तरह से जिहादी कट्टरपंथी सोच का कब्जा हो जाए, विपक्ष में भी कोई पार्टी मौजूद न रहे। यही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का नया प्लान है। इस बात की जानकारी शेख हसीना को है, इसीलिए वो जल्द से जल्द बांग्लादेश वापस लौटकर वहां हालात ठीक करना चाहती हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि पॉजिटिव बात यह है कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, यानी अमेरिकी डीप स्टेट के बांग्लादेश में काम करने का खतरा नहीं है। लेकिन क्या इतने भर से ही शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी हो सकती है? क्योंकि पिछले 6 महीने में बांग्लादेश के न सिर्फ हालात खराब हुए हैं, बल्कि वो भारत के भी खिलाफ हो गया है। और इसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती हो गई है। पाकिस्तान बांग्लादेश को न सिर्फ अनाज और बाकी राशन पहुंचा रहा है, बल्कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सैन्य ताल्लुकात भी बन रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी के नंबर 2 अफसर पिछले दिनों पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिले। इसके अलावा बांग्लादेश की आर्मी को
पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग भी दे रही है। दोनों देशों के बीच फिर से हवाई सेवा भी शुरू हो रही है। कुल मिलाकर पिछले 6 महीने में बांग्लादेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उसे वापस पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होगा और इसकी वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल में है बांग्लादेश के हिंदू। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम नहीं हुए हैं। ये बांग्लादेश के गाजीपुर जिले के कपासिया बाजार की तस्वीरें हैं, जहां हिंदुओं को हटाने की कोशिश हो रही है। यहां हिंदुओं की कई दुकानें हैं, लेकिन इस्लामिक जिहादियों ने धमकी दी है कि यह इलाका खाली कर दो और यहां से भाग जाओ। इसी तरह से अभी भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। यह सुनामगंज जिले की घटना है, जहां हिंदुओं पर हमला हुआ। हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश हुई। हिंदुओं ने इस्लामिक जिहादियों को रोका तो उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हिंदुओं के घर अभी भी जलाए जा रहे हैं। ये रंगपुर जिले की घटना है। यहाँ पीरगंज उपजिला में चंदनबाड़ी गांव में हिंदुओं के घर जला दिए गए। पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार शुरू हुए वो अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल रुके नहीं हैं। बांग्लादेश के जिहादी लगातार हिंदुओं के इलाकों में, उनके गांवों में हिंसा कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं करने दी गई। उनसे दुर्गा पूजा के नाम पर जजिया वसूला गया। बांग्लादेशी हिंदू कर्मचारियों को नौकरी नहीं करने दी जा रही। छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। हिंदू टीचर्स को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर एक रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने जारी की है। काउंसिल ने 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हिंदुओं पर हुए हमलों की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान गई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए। करीब 133 मंदिर हमलों का शिकार हुए। काउंसिल के मुताबिक तख्ता पलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2010 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने इनमें से 1769 केस कंफर्म किए। इनमें से 1415 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। 354 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों के मामलों में 10 दिसंबर तक सिर्फ 70 लोगों को कस्टडी में लिया और कुल 88 केस दर्ज किए। यानी बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को साफ तौर पर दबाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बहुत से केसेस न रिपोर्ट हुए, न पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, क्योंकि पुलिस को यह साफ आदेश है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर मुंह मोड़े रहो। रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश सरकार में चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद से 31 दिसंबर 2024 तक 4 महीने और 10 दिन में कुल 174 घटनाएं हुई, जिनके पीछे मकसद सांप्रदायिक हिंसा का था। इनमें कुल 23 लोगों का मर्डर हुआ। मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमले की 64 घटनाएं हुई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के कुल 9 मामले सामने आए। यानी मोहम्मद यूनुस भी हिंदुओं पर न हमले तब रोक पाए और न अब रोक पा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो ही रहे हैं।